दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे DLED थर्ड सेमेस्टर समावेशी शिक्षा के MCQs का ज़बरदस्त विस्तृत हल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 2019 से 2021 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कौन विशिष्ट बालक नहीं है? अल्पसंख्यक बालक विशिष्ट बालक नहीं है। प्रतिभाशाली भी विशिष्ट बालक होते हैं, मंदबुद्धि के बालक भी विशिष्ट बालक होते हैं, दृष्टि दोष युक्त बालक भी विशिष्ट बालक होते हैं। देखो व्याख्या। विशिष्ट बालक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वे होते हैं जो अपनी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक विशेषताओं के कारण औसत बच्चों से भिन्न होते हैं। ठीक है, देखो चार विकल्पों की व्याख्या। प्रतिभाशाली बालक गिफ्टेड ये बौद्धिक रूप से विशिष्ट होते हैं, इनकी आयु 140 प्लस होती है। और मंदबुद्धि मेंटल रिटार्डेड ये बच्चे बौद्धिक रूप से विशिष्ट होते हैं क्योंकि इनकी IQ 70 से नीचे होती है। दृष्टि दोषित विजुअली इम्पेयर्ड ये बच्चे शारीरिक रूप से विशिष्ट होते हैं, मतलब शारीरिक रूप से मतलब आंखों से विशिष्ट होते हैं, इन्हें कम दिखता है। और अल्पसंख्यक बालक कौन होते हैं? ये विशिष्ट बालक नहीं होती है, ये एक सामाजिक श्रेणी होती है। माइनॉरिटी चाइल्ड ये धार्मिक समूह से संबंधित होते हैं, ये विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से ध्यान भी अध्ययन, संपुष्ट कार्यक्रम भी आवश्यक है, व्यक्तिगत ध्यान भी आवश्यक है। ये तीनों ही प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में आवश्यक हैं। ठीक है, तीव्र गति से अध्ययन भी प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है, संपुष्ट कार्यक्रम भी, व्यक्तिगत ध्यान भी। ठीक, ये तीनों ही प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है। व्याख्या देखो। प्रतिभाशाली बालकों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा देने के लिए ये सभी उपाय आवश्यक हैं। तीव्र गति से अध्ययन, एक्सेलरेटेड लर्निंग, उन्हें उनकी गति से सीखने देना चाहिए। संपुष्ट कार्यक्रम, एनरिच्ड प्रोग्राम्स, सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा अतिरिक्त और उन्नत विषय पढ़ाना। व्यक्तिगत ध्यान, इंडिविजुअल अटेंशन, उनकी विशेष ज़रूरतों को समझना और उनके अनुसार उनको शिक्षण देना। तीसरा क्या है हमारा? प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान होती है। कैसे होती है? अवलोकन द्वारा। प्रारंभिक अवस्था मतलब शुरुआत में जो बच्चे मंद बुद्धि होती है तो उनको अवलोकन करके हम उनको पहचान सकते हैं। व्याख्या। मंद बुद्धि मेंटल रिटार्डेड बच्चों की पहचान शुरुआती वर्षों में उनके व्यवहार, सीखने की गति, विकासात्मक देरी के अवलोकन ऑब्जर्वेशन से की जा सकती है। जैसे देर से चलना हो गया, बोलना, या सामान्य बच्चों की तुलना में सीखने की धीमी गति। हालांकि बाद में परीक्षणों का उपयोगी होता है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर अवलोकन ही मुख्य तरीका है। निर्देशन की आवश्यकता होती है। अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को, इन सभी व्यक्तियों को ही निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्याख्या। निर्देशन गाइडेंस एक सार्वभौमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह केवल समस्याग्रस्त या विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों, ऑल इंडिविजुअल्स के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति को जीवन के विभिन्न चरणों में शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, सामाजिक निर्णय लेने में मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चारों विकल्पों की व्याख्या। अपंग व्यक्तियों को विशेष रूप से निर्देशन की आवश्यकता होती है। विशेष व्यक्तियों को उन्हें विशेष रूप से निर्देशन की आवश्यकता होती है। सामान्य व्यक्तियों को भी निर्देशन की आवश्यकता होती है, मतलब सभी व्यक्तियों को कहीं ना कहीं निर्देशन की आवश्यकता होती है। अपंग व्यक्तियों को विशेष रूप से उनके अपंगता को ध्यान रखते हुए निर्देशन की आवश्यकता होती है। विशेष व्यक्तियों को उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से निर्देशन की आवश्यकता होती है। दृष्टि दोष की पहचान है। आंखों को बार बार झपकते हैं दृष्टि दोष वाले,
पढ़ते समय आंखों में दर्द भी होता है, उनके पुस्तकों को आंखों के निकट रख कर भी पढ़ते हैं। मतलब ये तीनों परेशानी ही दृष्टि दोष की पहचान है। व्याख्या। दृष्टि दोष विजुअल डिफेक्ट की पहचान अक्सर बच्चे के व्यवहार में दिखने वाले लक्षणों से की जा सकती है। आंखों को बार बार झपकना, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग कहते हैं जिसे, पढ़ते समय आंखों में दर्द, आई स्ट्रेन या हेडेक, और पुस्तक को आंखों के बहुत निकट रखना, होल्डिंग बुक टू क्लोज, सभी संभावित संकेत हैं कि बच्चे को साफ देखने में कठिनाई हो रही है और उसे नेत्र परीक्षण की आवश्यकता है। चारों विकल्पों की व्याख्या देखो। आंखों को बार बार झपकना, ये एक सामान्य लक्षण है दृष्टि दोष का। पढ़ते समय आंखों में दर्द, ये भी एक सामान्य लक्षण है दृष्टि दोष का। पुस्तक को आंखों के निकट रखना, ये भी निकट दृष्टि दोष या मायोपिया का एक लक्षण है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी परेशानियां दृष्टि दोष की ओर इशारा करती हैं, तो यही उत्तर सही होगा। विशिष्टता का संप्रत्यय क्या है? केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही विशिष्टता का संप्रत्यय होंगे। व्याख्या। विशिष्टता एक्सेप्शनलिटी का अर्थ सामान्य से भिन्न होना है। यह भिन्नता मात्रक क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, जैसे प्रतिभाशाली बच्चे का IQ 140 से ज़्यादा होना, जो एक मात्रा है, और गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव भी, जैसे एक क्रिएटिव बच्चे की सोच का तरीका सामान्य बच्चों से भिन्न होना, जो गुणवत्ता का मामला है। इसलिए यह दोनों पहलुओं को सम्मिलित करता है। कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? बौद्धिक रूप से विशिष्ट बच्चे होते हैं, वो विशिष्ट बालक में होते हैं। शारीरिक रूप से विशिष्ट बच्चे होते हैं, वो विशिष्ट बालक में होते हैं। शैक्षिक रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं, वो विशिष्ट बालक में होते हैं। लेकिन जाति का कोई रोल नहीं होता है विशिष्ट बालकों में। ठीक है, तो जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक इसमें नहीं आते विशिष्ट बालक में। व्याख्या देखो। शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण उनकी बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक या शैक्षिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। जातिगत दृष्टि, कास्ट बेस्ड पर्सपेक्टिव, एक सामाजिक सांस्कृतिक वर्गीकरण है जो शिक्षा या मनोविज्ञान में विशिष्टता का आधार नहीं है। एक बच्चा किसी भी जाति को हो सकता है और सामान्य विशिष्ट हो सकता है। मतलब विशिष्ट बालक किसी भी जाति को हो सकते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है जाति के आधार पर। चारों विकल्पों की व्याख्या। बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक, यह एक मान श्रेणी है विशिष्ट बालकों की, जैसे प्रतिभाशाली बच्चे हो गए और मंदबुद्धि बच्चे हो गए। शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, ये भी एक मान श्रेणी है विशिष्ट बच्चों की, जैसे दृष्टिबाधित बच्चे हो गए और श्रवण बाधित बच्चे हो गए। लेकिन जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक एक शैक्षिक श्रेणी नहीं है, ये सही उत्तर नहीं है, ये आरक्षण वगैरह होता है। ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, यह बालकों की मान श्रेणी है, जैसे अधिगम अक्षम मतलब पढ़ने में पिछड़ा हुआ बालक, या पिछड़ा बालक जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वो वाले बालक। ठीक है। अब देखो आगे क्या है। ब्रेल लिपि से संबंध है। ब्रेल लिपि का संबंधित किससे है बताओ? ये है दृष्टि दोष से। व्याख्या देखो। ब्रेल लिपि, ब्रेल सिस्टम एक टेक्टाइल मतलब स्पर्श आधारित, रीडिंग एंड राइटिंग मतलब लिखने की और सुनने की प्रक्रिया है। रीडिंग मतलब पढ़ने और राइटिंग मतलब लिखने की एक प्रणाली है, जिसमें उभरे हुए बिंदुओं या मतलब पैटर्न्स को उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। ये विशेष रूप से दृष्टि दोष, विजुअल इम्पेयरमेंट और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए विकसित की गई थी। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, मात्र 15 वर्ष की आयु में। लुई ब्रेल का जन्म देखो कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। ठीक है। और लुई ब्रेल की मृत्यु कब हुई थी? 6 जनवरी 1852 को फ्रांस में ही इनकी मृत्यु हुई थी।
अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? 1992 में। इसकी व्याख्या देखो, भारतीय पुनर्वास परिषद, इंग्लिश में बोलेंगे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म होगी RCI, की स्थापना 1986 में हुई थी, एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में नई दिल्ली में। अब 1992 में क्या हुआ था? संसद ने भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 पारित किया था, लेकिन इसकी स्थापना कब हो चुकी थी? 1986 में। अब आगे देखो, 22 जून 1993 को क्या हुआ था? ये हमारा अधिनियम, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम पूरे भारत में लागू हुआ और भारतीय पुनर्वास परिषद एक सांविधिक निकाय मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आया। अब 2022 में क्या हुआ? 2022 में संसद ने भारतीय पुनर्वास अधिनियम में संशोधन किया और इसकी शक्तियां और बढ़ा दी गई। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, संवर्धन कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, औपचारिक कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। मतलब उपयुक्त सभी कार्यक्रम विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। व्याख्या, विशिष्ट बालकों एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विशिष्ट कार्यक्रम मतलब स्पेशल प्रोग्राम्स अलग स्कूल या अलग अलग कक्षा के लिए होते हैं। संवर्धन कार्यक्रम एनरिचमेंट प्रोग्राम्स प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होते हैं। औपचारिक कार्यक्रम रेमेडियल प्रोग्राम्स पिछड़े या अधिगम अक्षम बच्चों के लिए होते हैं। इसलिए सभी प्रकार के कार्यक्रम विशिष्ट बालकों के लिए आवश्यक हैं। चारों विकल्पों की व्याख्या देखो, विशिष्ट कार्यक्रम स्पेशल प्रोग्राम्स जैसे विशेष स्कूल या कक्षाएं चलाना। संवर्धन कार्यक्रम इनरिचमेंट प्रोग्राम्स ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए चलाए जाते हैं। औपचारिक कार्यक्रम रेमेडियल प्रोग्राम्स ये पिछड़े बच्चों के लिए चलाए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ये तीनों ही कार्यक्रम विशेष बच्चों के लिए चलाए जाते हैं। आगे है, श्रवण बाधित बच्चों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है। कितनी होती है श्रवण बाधित बालकों में सुनने की क्षमता? 60 डेसिबल से अधिक। व्याख्या देखो, हियरिंग लॉस श्रवण हानि को डेसिबल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य सुनने की क्षमता होती है 0 से 25 dB। 60 dB अधिक हानि को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। इस स्तर की हानि वाले बच्चे बिना शक्तिशाली हियरिंग एड के बातचीत नहीं सुन सकते। हियरिंग एड मतलब कान में लगाने वाली जो डिब्बियाँ होती है इससे सुनते हैं वो। इन्हें आमतौर पर श्रवण बाधित बच्चा माना जाता है। चारों विकल्पों की व्याख्या क्या कहते हैं? 26 से 40 डेसिबल क्या होता है? हल्की श्रवण हानि या मिड लॉस। 41 से 55 डेसिबल क्या होता है? मध्यम श्रवण हानि मॉडरेट लॉस होता है। 60 डेसिबल या अधिक ये गंभीर से गहन होती है, सेवर टू प्रोफाउंड लॉस। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब 50 डेसिबल या अधिक 50 से 55 के मध्य क्या होती है? मध्यम श्रेणी आती है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आते हैं? विकलांगता भी आती है, रोगग्रस्तता भी आती है, अक्षमता भी आती है। उपयुक्त तीनों ही विशेष शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। देखो विशिष्ट शिक्षा व्याख्या, विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन का दायरा बहुत व्यापक है। इसे अंतर्गत वे सभी बच्चे आते हैं जो सामान्य क्लासरूम हमारा मतलब कक्ष की शिक्षण विधियों से लाभ नहीं उठा पाते। इसमें विकलांगता मतलब डिसेबिलिटी जैसे श्रवण हो गया बाधित हो गया, दृष्टि बाधित हो गए, या रोगग्रस्तता हो गया डिसीज जैसे कैंसर या अन्य रोग हो गए। अक्षमता जैसे हैंडीकैप हो गए, कोई पैर से या कोई किसी से है। विकलांगता के कारण होने वाली सामाजिक या पारिवारिक सीमाएं क्या होती हैं? विकलांगता होती हैं। इन सभी से ग्रस्त बच्चे विशिष्ट शिक्षा में शामिल हैं। चारों विकल्पों की व्याख्या, विकलांगता या डिसेबिलिटी ये शारीरिक या मानसिक अक्षम हो सकते हैं। रोगग्रस्तता इलनेस
दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित बच्चे, अक्षमता या इम्पेयरमेंट, कोई भी हानि जो कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है वे अक्षमताएं होते हैं। मतलब उपयुक्त तीनों ही चीज़ें हमारी होंगी तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। सही दृष्टि क्या कहलाती है? सही दृष्टि होती है 6/6। व्याख्या देखो क्या कहती है। दृष्टि को मापने के लिए स्नेलन चार्ट का यूज किया जाता है। 6/6 विजन को सामान्य या सही दृष्टि, नॉर्मल और करेक्ट विजन माना जाता है। इसका मतलब है कोई व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से उस अक्षर को साफ साफ पढ़ सकता है जिसे एक सामान्य आंख 6 मीटर की दूरी से पढ़ सकती है। और 6/9 का मतलब क्या है कि व्यक्ति 6 मीटर से वह अक्षर पढ़ सकता है जिसे सामान्य आंख 9 मीटर से पढ़ लेती है, यानी दृष्टि कमजोर है। चारों विकल्पों की व्याख्या देखो। 6/6 ये सामान्य दृष्टि है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 6/9 ये हल्की दूरदृष्टि दोष हो जाएगी, मतलब मिल्ड विजन इम्पेयरमेंट। 6/12 मध्यम दृष्टि दोष, मतलब मॉडरेट विजन इम्पेयरमेंट हो गया। 6/18 गंभीर दृष्टि दोष, मतलब सेवर विजन इम्पेयरमेंट। एक होता है 6/60, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है देखो। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा को जोड़ना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया के जोड़ना, बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया को जोड़ना। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य, समावेश मतलब सबको मिला लेना। व्याख्या देखो। शैक्षिक समावेशन एजुकेशनल इंक्लूजन एक दर्शन है जिसके अनुसार सभी बच्चों, सामान्य बच्चे हो गए, प्रतिभाशाली बच्चे हो गए या विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चे हो गए या विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों को एक ही सामान्य कक्ष या क्लासरूम में साथ साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। ये केवल कुछ विशेष वर्गों तक सीमित नहीं है, इसका लक्ष्य भिन्नताओं को खत्म कर सभी को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। अगला प्रश्न क्या है। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? 5। भाटिया बैटरी मतलब भाटिया बैटरी में एक बुद्धि परीक्षण है जिसे सीएम भाटिया ने 1955 में विकसित किया था। इसमें कुल 5 उप परीक्षण हैं। कौन कौन से उप परीक्षण हैं भाटिया बैटरी में? कोह के ब्लॉक डिजाइन का टेस्ट हो गया, 5 चित्रांकन निर्माण परीक्षण हो गया, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट हो गया, पास अलोंग टेस्ट हो गया और एक तात्कालिक स्मृति परीक्षण हो गया। ये पांचों ही भाटिया बैटरी के टेस्ट हैं। अब आते हैं 2020 पर। संयुक्त राष्ट्र ने निःशुल्क जन अधिकार की घोषणा की थी। तो निःशुल्क जन अधिकार किससे? विकलांगों से संबंधित था। इसे 9 दिसंबर 1975 को घोषणा की गई थी। व्याख्या देखो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर 1975 को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के घोषणा पत्र डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, मतलब निःशुल्क जन अधिकार को अपनाया था। इस घोषणा पत्र में विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने का आह्वान किया। अब अगला प्रश्न क्या है। दृष्टिबाधितों के लिए लिपि कौन सी है? तो दृष्टिबाधितों के लिए लिपि कौन सी होती है? ब्रेल लिपि। जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि होती है। व्याख्या देखो। ब्रेल लिपि मतलब ब्रेल स्क्रिप्ट एक टेक्सटाइल स्पर्श वाली लेखन प्रणाली है। इसमें उभरे हुए बिंदुओं के पैटर्न्स को उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। यह विशेष रूप से दृष्टिबाधित, विजुअली इम्पेयर्ड और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए ल्यूई ब्रेल ने विकसित किया था इसे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है। विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन सलमानकता किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये 1994 में। विश्व आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन सलमानकता कब किया गया था आयोजित? 1994 में।
व्याख्या देखो क्या कहती है। विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन, इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन, स्पेन के सलमांका, इस कहाँ पर, स्पेन के सलमांका में ये कब आयोजित हुआ था हमारा, 7 से 10 जून 1994 को आयोजित हुआ था। स्पेन के सलामांका शहर में 7 से 10 जून को 1994 को आयोजित किया गया था क्या, विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन। इस सम्मेलन में क्या हुआ था, सलामांका का कथन, सलामांका स्टेटमेंट अपनाया गया, जिसे समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की नीति के लिए दुनिया भर में ढांचा तैयार किया गया। हकलाने के कारण हैं, तो हकलाने का कारण वंशानुक्रम भी होता है, वातावरण भी होता था, तो उक्त दोनों ही हकलाने के कारण हैं। हकलाना मतलब स्टैमरिंग और स्टटरिंग, ये एक जटिल वाक् दोष है। इसके कारणों के बारे में कोई एकमत नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह वंशानुक्रम, हेरिडिटी, आनुवंशिक प्रवृत्ति और वातावरण, एनवायरनमेंट जैसे तनाव हो गया, डर हो गया, अनुकरण, मस्तिष्क की चोट के संयुक्त प्रभाव से हकलाना होता है। अगला प्रश्न क्या है देखो, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया था, 1987 में। व्याख्या देखो, भारत सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम मेंटल हेल्थ एक्ट 22 मई 1987 को लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की देखभाल और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। देखो नोट में, तो 1987 को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम था, इसे 2017 के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, पहले था मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, अब हो गया मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। 7 अप्रैल 2017 को पारित हुआ और 29 मई 2018 से लागू हुआ। इस अधिनियम ने आत्महत्या के प्रयास को प्रभावी रूप से अपराध मुक्त कर दिया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत दंडनीय अपराध था। मतलब आत्महत्या करना मानसिक बीमारी के अंतर्गत आने लगा। आगे देखो क्या है, टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। टेलर फ्रेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, मतलब जो सही से देख नहीं सकते उनके लिए टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। व्याख्या देखो क्या है, टेलर फ्रेम एक गणितीय उपकरण है जिसे विशेष रूप से दृष्टिबाधित छात्रों को गणित सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक फ्रेम होता है जिसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं। इन खानों में अलग अलग आकार के कीले या गोलियां लगाकर संख्याओं, अंकगणितीय संक्रियाओं, जोड़ घटाव, गुणा भाग और ज्यामितीय आकृति जैसे त्रिभुज, आयत का बोध कराया जाता है। ये छात्रों को स्पर्श के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। आगे क्या है, बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। विद्यालय से भी सीखते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया, रुचियों से भी सीखते हैं और परिवार से भी। मतलब उपरोक्त सभी से बच्चे सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखते हैं। व्याख्या देखो क्या है, बच्चे का सामाजिकरण सोशलाइजेशन एक सतत प्रक्रिया है जो विभिन्न स्रोतों से होती है। सतत मतलब हमेशा चलने वाली। 4 विकल्पों की व्याख्या, विद्यालय सामाजिक नियमों और मूल्यों को सिखाता है हमारा विद्यालय बच्चों को। रुचि इंटरेस्ट, बच्चे अपनी रुचि के अनुसार दोस्तों और समूहों से जुड़ते हैं। परिवार सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्रोत परिवार है। उपरोक्त सभी चूंकि सामाजिकरण में योगदान देते हैं ये सभी, तो उत्तर हमारा यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, परामर्श का मुख्य उद्देश्य है। आत्मज्ञान कराना भी परामर्श का उद्देश्य है, आत्म स्वीकृति भी परामर्श का उद्देश्य है, सामाजिक सामंजस्य भी परामर्श का उद्देश्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। परामर्श मतलब काउंसलिंग का लक्ष्य व्यक्ति को उसकी समस्याओं से निपटने में मदद करता है। इसके मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति और सामंजस्य ये सभी हैं।
चारों विकल्पों की व्याख्या देखो। आत्मज्ञान मतलब सेल्फ नॉलेज, अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझना। आत्म स्वीकृति मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस, स्वयं को स्वीकार करना। सामाजिक सामंजस्य, सोशल एडजस्टमेंट, समाज में बेहतर तालमेल बिठाना। उपरोक्त सभी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? एनजीओ। गैर सरकारी संगठन फुल फॉर्म क्या होगी? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ ऐसे स्वैच्छिक संगठन हैं जो सरकार से स्वतंत्र रूप से सामाजिक कार्य करते हैं। ये संगठन अभावग्रस्त बालकों मतलब डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन सहित समाज के विभिन्न वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं और चलाते हैं। मतलब हर वर्ग के लिए अपना अलग एनजीओ होता है, हर कोई अपना एनजीओ बना सकता है। चारों विकल्पों की व्याख्या देखो। एससीईआरटी क्या है? हर राज्य की अपनी एससीईआरटी है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एक सरकारी संस्था है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में भी एससीईआरटी है, ऐसे ही हर प्रदेश में है। एनसीईआरटी क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी एक सरकारी संस्था है। आईसीईटी क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ट्रेनिंग, एक संस्था प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग देते हैं। ठीक है। एनजीओ क्या है? ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में कुल कितनी संख्या है? कितनी है? 10। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज मुख्य मनोविज्ञान के शाला के अलावा उत्तर प्रदेश में टोटल 10 मंडलीय मनोविज्ञान मतलब डिविजनल साइकोलॉजी सेंटर केंद्र है जो छात्रों, शिक्षकों को शैक्षिक और व्यक्तिगत परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित प्रमुख 10 शहरों में स्थित हैं। कहाँ कहाँ स्थित हैं? आगरा में, लखनऊ में, कानपुर, इलाहाबाद प्रयागराज में तो है ही, मेरठ में, बरेली में, वाराणसी में, गोरखपुर, अयोध्या, फैजाबाद में, झांसी में। बरेली में कहाँ? बरेली कॉलेज के पीछे। ठीक है, झांसी में भी। नोट: उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 18 मंडल हैं लेकिन मनोविज्ञान केंद्र केवल 10 मंडलों में ही है। निम्न में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? किसको? विने को बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। व्याख्या देखो। अल्फ्रेड विने को बुद्धि परीक्षण का जनक, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कहा जाता है। अल्फ्रेड विने ने 1905 में थियोडोर साइमन के साथ मिलकर दुनिया का पहला साइंटिफिक बुद्धि परीक्षण विने साइमन स्केल विकसित किया था। चारों विकल्पों की व्याख्या। थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक संबंधवाद के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। कोहलर, वुल्फगैंग कोहलर इनसाइट लर्निंग के प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध हैं। टिचनर, एडवर्ड टिचनर संरचनावाद मतलब स्ट्रक्चरलिज्म के लिए प्रसिद्ध है। विने ने क्या किया? विने ने बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। टर्नर के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110। व्याख्या। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक लुईस टर्मन के बुद्धि वर्गीकरण के अनुसार 90 से 110 आईक्यू को सामान्य या औसत बुद्धि, नॉर्मल और एवरेज इंटेलिजेंस की श्रेणी में रखा गया है। चारों विकल्पों की व्याख्या देखो। 140 आईक्यू से अधिक बच्चे क्या होते हैं? प्रतिभाशाली, गिफ्टेड। 120 से 140 आईक्यू वाले बच्चे उच्चतर सामान्य या सुपीरियर इंटेलिजेंस वाले होते हैं। 110 से 120 आईक्यू वाले बच्चे क्या होते हैं? उज्ज्वल सामान्य या ब्राइट नॉर्मल। 90 से 110 आईक्यू वाले बच्चे क्या होते हैं? सामान्य, औसत, एवरेज नॉर्मल बच्चे होते हैं। ये हमारा सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 में पारित हुआ। व्याख्या देखो। ऑटिज्म सेरेब्रल पॉल्सी मानसिक मंदता तथा
बहुविकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 में पारित हुआ। ठीक है, ये राष्ट्रीय न्याय अधिनियम का हमारा इतना बड़ा पूरा नाम है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इस अधिनियम को? द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999। इसका उद्देश्य क्या था? उपर्युक्त अक्षमता वाले बच्चों का कल्याण, बच्चों मतलब व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करना और उनके लिए कानूनी अभिभावक नियुक्त करने का प्रावधान करना है। आगे क्या है? राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान? हमारा देहरादून में। व्याख्या देखो, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, शॉर्ट में कहेंगे NIEPVD, जिसे पहले राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड NIVH के नाम से जाना जाता था, देहरादून में स्थित है। यह दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और पुनर्वास का एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। चारों विकल्पों की व्याख्या देखो। देहरादून में हमारा क्या है? राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPVD मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज कहाँ है? देहरादून में। सिकंदराबाद तेलंगाना में क्या है? राष्ट्रीय श्रवण बाधित सशक्तिकरण संस्थान NIEPID, पहले का क्या नाम था? NIHH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज मतलब दिव्यांगजन, ये कहाँ है? सिकंदराबाद तेलंगाना में। मुंबई में हमारा क्या है? मुंबई में क्या है हमारा? अलियावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान, इसे कहेंगे AYJNISHD, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, ये कहाँ है? मुंबई में हमारा महाराष्ट्र में। और आगे क्या है? नई दिल्ली में क्या है हमारा? भारतीय पुनर्वास परिषद RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में। ठीक है, आगे क्या है? व्हाइट केन मतलब श्वेत छड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। विश्व श्वेत छड़ी दिवस वर्ल्ड व्हाइट केन डे प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के स्वतंत्रता, अधिकारों और सम्मान के बारे में जागरूकता फैलाना है। श्वेत छड़ी व्हाइट केन दृष्टिबाधितों की गतिशीलता और सुरक्षा का एक प्रतीक है। चारों विकल्पों की व्याख्या। 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व श्वेत छड़ी दिवस। 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। और जब ठीक है 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। देखो नोट, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस हो गया। अब भारतीय शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो हमने हाल ही में मनाया। 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस, बर्ड एनिमल डे, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय वायु सेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आते हैं 2021 पर। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना होता है? सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, कार्यशील बच्चे, HIV पॉजिटिव बच्चे। तो इन सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मुख्य धारा में लाना होगा। इसका सही उत्तर देगा उपरोक्त सभी। व्याख्या। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल सिद्धांत है, सभी के लिए शिक्षा। इसका तात्पर्य है कि शिक्षा की मुख्य धारा में उन सभी बच्चों को शामिल किया जाए जिन्हें किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रखा गया है या जो सामान्य स्कूली व्यवस्था से बाहर हैं। इनमें सड़कों पर रहने वाले बच्चे,
स्ट्रीट चिल्ड्रेन, कारसील बच्चे, चाइल्ड लेबरर्स मतलब बाल मजदूर और HIV पॉजिटिव बच्चे भी शामिल हैं, मतलब जिनको HIV बीमारी होती है वो बच्चे, ठीक है, ये सभी शामिल हैं। चारों विकल्पों की व्याख्या। बच्चों को तो आप देखो यहाँ पे पॉइंट है, बच्चों को HIV कैसे होता है। बच्चों को HIV दूसरों के द्वारा संक्रमण से होता है, वो खुद नहीं पैदा करते हैं, जैसे उनके माँ बाप से हो गया या कहीं बाल कटवाने गए तो HIV पॉजिटिव कोई कटवा के गया होगा बाल तो उसके ब्लेड उसके लग गए, ऐसा कुछ, ठीक, ऐसे होते हैं संक्रमण से। चारों विकल्पों की व्याख्या। सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, इन्हें भी समावेशी शिक्षा में शामिल करना आवश्यक है। कार्यशील बच्चे, इन्हें भी शामिल करना आवश्यक है समावेशी शिक्षा में। HIV पॉजिटिव बच्चे, इन्हें भी शामिल करना आवश्यक है क्योंकि भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी बच्चे समूह को शामिल करना है इसलिए यह सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो क्या है। पुनर्वास प्रशिक्षण राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। व्याख्या। पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च मतलब NIRTAR नेटार उड़ीसा के कटक में स्थित है। यह दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास शोध और प्रशिक्षण का एक प्रमुख संस्थान है। अब देखो जो अन्य हमारे संस्थान है उनके बारे में जान लेते हैं, कौन सा कहाँ है जो इम्पोर्टेंट है। NIEBPD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान दिव्यांगजन। ये कहाँ स्थित है? ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 को हुई थी। अगला क्या है हमारा? NIEPMD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन। पहले विकलांग कहते थे, ठीक है, लेकिन अब दिव्यांगजन कहते हैं, ठीक है। ये सरकार ने चालू किया था अभी कुछ वर्ष पहले। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वो हिंदी में क्या कहेंगे? देखो, राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान दिव्यांगजन। इसकी स्थापना कब हुई? 2005 को। कहाँ? चेन्नई तमिलनाडु में। और अगला संस्थान कौन सा है? NIEPID नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान दिव्यांगजन। ये कहाँ पर है? सिकंदराबाद तेलंगाना में। इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। अगला संस्थान क्या है हमारा? NISHD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद स्पीच हियरिंग डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान। ये कहाँ पर है? कटक उड़ीसा। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। अगला कौन सा संस्थान है? NIRTAR नेटार नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? औरतपुर कटक उड़ीसा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। अगला संस्थान है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? NIRMC। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, हिंदी में कहेंगे इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान। इसकी स्थापना कहाँ हुई? नई दिल्ली में। कब हुई? 1976 में। अगला संस्थान देखो कौन सा है हमारा? SB नेटार स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? औरतपुर उड़ीसा कटक। इसकी स्थापना भी 1975 में हुई थी। अगला कौन सा है हमारा? RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय पुनर्वास परिषद। इसकी स्थापना हुई थी
नई दिल्ली में कब हुई थी? 1986 में। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है हमारा, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब की गई थी? भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना करी गई थी 1986 में। व्याख्या देखो, भारतीय पुनर्वास परिषद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई की स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में नई दिल्ली में हुई थी। इससे संबंधित देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1992 में क्या हुआ था? संसद ने भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 पारित किया था, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। 22 जून 1993 को क्या हुआ था? जो 1992 वाला अधिनियम हुआ था, ये पूरे भारत में लागू हुआ और भारतीय पुनर्वास परिषद एक सांविधिक निकाय मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आया। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में। लेकिन इसे सांविधिक निकाय कब बनाया गया? 22 जून 1993 को। किससे? 1992 के अधिनियम से। और देखो 2000 में क्या हुआ? इसमें संशोधन हुआ, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 2000 पारित किया गया और इसकी शक्तियां और बढ़ा दी गईं। अगला प्रश्न क्या है? अस्थिबाधिता के कारण हैं। तो जन्मजात भी अस्थिबाधिता के कारण होते हैं। अस्थिबाधिता मतलब अस्थि माने हड्डी, बाधित माने परेशानी। तो हड्डियों में परेशानी जन्मजात भी हो सकती हैं, दुर्घटना भी और बीमारियां भी। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा अस्थिबाधिता के कारण। व्याख्या देखो, अस्थिबाधिता ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट या चलन अक्षमता के कारण है। चलन मतलब चलने में अक्षमता। ये जन्मजात कॉन्गेनिटल और क्लबफुट जैसी दुर्घटना एक्सीडेंट, क्लबफुट एक बीमारी होती है, ठीक है, पाँव फ्रा कहते हैं इसे। दुर्घटना एक्सीडेंट जैसे सड़क दुर्घटना में टांग का टूटना या बीमारी डिसीज जैसे पोलियो, अर्थराइटिस के कारण हो सकती है। चारों विकल्पों की व्याख्या। जन्मजात कॉन्गेनिशियल, जन्म से ही हड्डियां या मांसपेशियों में कोई दुर्घटना एक्सीडेंटल, चोट लगने या दुर्घटना के कारण हड्डियां या मांसपेशियों का क्षतिग्रस्त होना। बीमारी मतलब कोई बीमारी लगी, पोलियो हो गई हड्डियों में, टीबी या अन्य बीमारियों से हड्डियों को कमजोर होना। चूंकि सभी कारण संभव है तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। दृष्टिहीन बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दृष्टिहीन बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं स्पर्श द्वारा भी और श्रवण द्वारा भी। मतलब उनके आंखें नहीं है लेकिन छूकर भी देख सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं मतलब, और सुनकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सही आंसर होगा इसका ए एवं बी दोनों। व्याख्या देखो, दृष्टिहीन बालक मुख्य सेंसरी चैनल मतलब आंखों के बंद होने के बावजूद ज्ञान अर्जित करने में सक्षम होते हैं। वे अपनी अन्य इंद्रियों को विकसित कर लेते हैं, विशेष रूप से स्पर्श करना जैसे ब्रेल लिपि पढ़ के, वस्तुओं को छूकर, और श्रवण मतलब सुनकर जैसे ऑडियो लेसन हो गए या डिस्क्रिप्शन सुनकर या उसके माध्यम से। अगला प्रश्न क्या है? वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है। यह परिभाषा किसने दी है? गार्डन ने। वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है, यह परिभाषा गार्डन ने दी है। व्याख्या देखो, यह परिभाषा गार्डन द्वारा दी गई है। यह बताती है कि वंचना मतलब डिप्रीवेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे को उसके विकास के लिए आवश्यक उद्दीपक मतलब स्टिमुली और वातावरण नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है। तो वातावरण भी दृष्टि बाधा का कारण है, वंशानुक्रम भी दृष्टि बाधा का कारण है। तो ए और बी दोनों ही दृष्टि बाधिता के कारण हो जाएंगे। व्याख्या देखो, दृष्टि बाधिता विजुअल इम्पेयरमेंट के कारण जटिल होते हैं और एक किसी एक कारण से नहीं बल्कि वंशानुक्रम हेरिडिटी जैसे रेटिनिटिस पिगमेंटोसा, ये एक बीमारी होती है, वंशानुक्रम चलती है। और वातावरण एनवायरनमेंट जैसे कुपोषण, विटामिन ए की कमी हो गई, दुर्घटना हो गया, संक्रमण, इनके कारण भी से हमारी दृष्टि कमजोर हो सकती है। आगे देखो कौन सा प्रश्न है? साइकोगैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का प्रयोग होता है।
श्रवण बाधितों पर जो सुन नहीं सकते उन पर साइको गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंट ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। व्याख्या देखो, साइको गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस मतलब साइको गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस PGSR एक परीक्षण है जिसका उपयोग श्रवण बाधित हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे मतलब सुन नहीं सकते उन बच्चों की सुनने की क्षमता का पता लगाने के लिए किया जाता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बहुत छोटे होते हैं या अन्य परीक्षणों का जवाब नहीं दे पाते। यह परीक्षण त्वचा के प्रतिरोध में बदलाव को मापता है जो ध्वनि की प्रति प्रतिक्रिया में होता है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। मनोवैज्ञानिक लुईस टर्मन के बुद्धि वर्गीकरण के अनुसार 140 या उससे अधिक IQ वाले बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे गिफ्टेड बच्चे की श्रेणी में रखे जाते हैं। चारों विकल्पों की व्याख्या देखो, 120 से अधिक तो 120 से 140 IQ को सुपर इंटेलिजेंस माना जाता है, गिफ्टेड नहीं। 135 से अधिक ये बच्चे सामान्य, कट ऑफ नहीं है, टर्मन का मानक 140 है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 140 से अधिक टर्मन का यह मानक सही है और सही उत्तर ही यही है। उपरोक्त में से ये कोई विकल्प गलत है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण बनाया था। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण बनाया था 1905 में। अल्फ्रेड बिने ने अपने सहयोगी थियोडोर साइमन के साथ मिलकर पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में विकसित किया था, जबकि 1911 में क्या हुआ था, अल्फ्रेड बिने ने अपने पैमाने का संशोधित संस्करण प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, किसी बालक के अपराधी बनने का कारण है। तो वातावरणीय कारण भी होता है बालक के अपराधी बनने का, वंशानुक्रम भी उसके अपराधी बनने का कारण होता है। तो ए और बी दोनों ही उत्तर सही हो जाएंगे। व्याख्या देखो, बाल अपराध जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के कारण वंशानुक्रम हेरिडिटी और वातावरणीय कारण मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों हो सकते हैं। कुछ आनुवंशिक प्रवृत्तियां हो सकती हैं, लेकिन अक्सर ये परिवार की स्थिति, सामाजिक दबाव, गलत संगति, खराब परिवेश जैसे पर्यावरणीय कारणों से प्रेरित होते हैं। प्रश्न 12 क्या है, समावेशी बालक समूह बनाते हैं विषमांगी। विषमांगी मतलब जिसमें कोई भी मिलता ना हो आपस में। व्याख्या, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, जैसे सामान्य बच्चे भी हो गए, प्रतिभाशाली भी हो गए और विकलांग बच्चे भी हो गए। विकलांग बच्चे मतलब जो मानसिक रूप से विकलांग हो गए या मतलब शारीरिक रूप से विकलांग हो गए। इसलिए समावेशी बालक समूह विषमांगी हेटेरोजेनियस होता है, जिसका अर्थ है इसमें विविध प्रकार के बच्चे शामिल हैं। जबकि देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, समांगी क्या होगा, होमोजीनियस, इसमें सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था। लुई ब्रेल का जन्म 1809 में हुआ था। इसकी व्याख्या देखो, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने मात्र 15 वर्ष की आयु में किया था। लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था, 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। और लुई ब्रेल की मृत्यु कब हुई थी, 6 जनवरी 1852 को फ्रांस में हुई थी। अगला प्रश्न क्या है, ब्रेल लिपि पर कितने बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि पर 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि का प्रत्येक अक्षर, संख्या या चिन्ह को दर्शाने के लिए एक आयताकार सेल में 6 उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। ये बिंदु 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। और आज का हमारा देखो लास्ट प्रश्न क्या है, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। तो दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज NIEPVD दो दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा और पुनर्वास का एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, देहरादून में स्थित है। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मिलते हैं कल अपने समावेशी शिक्षा के पार्ट 3 में, जिसमें हम बचे हुए 22, 23, 24 के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।